नक्सलिज्म ये इंडिया में कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज तक जितने भी लोग टेररिस्ट अटैक्स की वजह से मारे गए उससे ज़्यादा लोग ये नक्सलवादी इंडिया में मार चुके हैं। साल 2006 में उस समय के देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलिज्म को सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय आवर कंट्री बताया था। नक्सलिज्म वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे से गांव से फैल के देश की 9 बड़ी स्टेट्स में फैल चुका था। अपने पीक टाइम पे ये नक्सलवादी देश की 200 डिस्ट्रिक्ट्स डोमिनेट कर रहे थे और ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। रिसेंटली 13 दिसंबर 2023 को ही छत्तीसगढ़ में एक नक्सली अटैक हुआ था जिसमें एक CAF जवान की डेथ हो गई थी। इसीलिए ही हम आज के इस वीडियो में नक्सलिज्म की पूरी हिस्ट्री को समझेंगे। नक्सलिज्म है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कम्युनिज्म क्या है और ये देश के लिए कितना ज्यादा बड़ा खतरा है, एक एक चीज को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कि अगर इस समस्या को यहीं पर खत्म ना किया जाए ये बढ़ते रहेगा और जो हो रहा है। इधर राजनांदगांव के बोरतालाब थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस जवानों पर हमला कर दिया। यही नक्सली आज देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। नागेश नाम के कुख्यात नक्सली को मार गिराया है। 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। तो बात है साल 1967 की। वेस्ट बंगाल में गांव होता है जिसका नाम होता है नक्सलबारी। वहां ज्यादातर किसानों और आदिवासियों की पॉपुलेशन रहा करती थी, लेकिन इन किसानों और आदिवासियों पे वहां के कुछ जमींदार जुल्म करा करते थे। इनसे इनकी जमीनें छीन लिया करते थे, इन्हें मारा पीटा करते थे। ऐसे ही एक दिन इन जमींदारों ने एक आदिवासी को पीट पीट के मार दिया और उसकी जमीन पे भी कब्जा कर लिया। तो वहां का एक आदिवासी ग्रुप था जो इन किसानों के हक के लिए लड़ा करता था। तो ये आदिवासी ग्रुप इन जमींदारों पे अटैक कर देता है और इनसे अपनी जमीन वापस से छीन लेता है। अब इस अटैक में काफी सारे जमींदारों की जान भी चली जाती है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है। लेकिन ये आदिवासी ग्रुप पुलिस पे भी अटैक कर देते हैं जिसमें एक सब इंस्पेक्टर की जान चली जाती है। इसीलिए ही पुलिस वापस से इन लोगों पे अटैक करती है। लेकिन पुलिस यहाँ पे ये गलती कर देती है कि पुलिस इनकी औरतों और बच्चों पे गोली चला देती है और पुलिस की इस फायरिंग में 9 औरतें और 2 बच्चों की जान चली जाती है। और नक्सलबारी गांव के इस इंसिडेंट के बाद ही नक्सलिज्म की शुरुआत होती है। ये जितने भी आदिवासी और किसान थे इनके मन में गवर्नमेंट को लेकर एक हेट का सेंटीमेंट पैदा हो जाता है और ये सारे आदिवासी नक्सलवादियों का रूप ले लेते हैं। अब ये जो आदिवासी ग्रुप था इसके लीडर का नाम था जंगल संथाल। इस इंसिडेंट के बाद ये चारू मजूमदार और कन्नू सन्याल से हाथ मिलाता है। चारू मजूमदार और कन्नू सन्याल दोनों ही एक कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन थे और ये दोनों ही रशियन रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन व्लादिमीर लेनिन से इंस्पायर्ड थे और व्लादिमीर लेनिन एक कट्टर कम्युनिस्ट लीडर था। यहां से आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का कम्युनिज्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जर्मनी के एक फिलोसफर थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इन्होंने दुनिया के सामने एक कम्युनिज्म नाम की आइडियोलॉजी को रखा। इनकी थ्योरी के हिसाब से कम्युनिज्म का यह मतलब है कि रिवॉल्यूशन के थ्रू एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहां पे सब इक्वल हो, कोई गरीब ना हो और कोई अमीर ना हो। अगर किसी इंसान के पास ज्यादा पैसे या प्रॉपर्टी हो तो वो उससे लेकर गरीबों में बांट दी जाए। यहां पे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट रूल ना कर रही हो जिसके हाथ में सारी की सारी पावर हो। कुल मिला के एक ऐसी क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए जहां पे सब लोग इक्वल हो। अब कार्ल मार्क्स की इस आइडियोलॉजी से 2 कंट्रीज में रिवॉल्यूशन आए, पहले तो रशिया, दूसरा चाइना। लेकिन दोनों ही कंट्रीज में जो लोग रिवॉल्यूशन लाए उन लोगों ने इस थ्योरी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया। कार्ल मार्क्स ने अपनी पूरी ही बात पे कहीं भी ये नहीं बोला था कि वायलेंस के थ्रू आप लोग कम्युनिज्म लाए, लेकिन इन दोनों कंट्रीज के लोग वायलेंस के दम पे कम्युनिज्म अपनी कंट्री में लेके आए हैं। रशिया में रिवॉल्यूशन व्लादिमीर लेनिन लेके आया था और इसने इस चीज के लिए मास किलिंग्स करवाई हैं और ये चारू मजूमदार और कानू सान्याल इसी इंसान से इंस्पायर्ड थे। इसीलिए ही ये दोनों जंगल संथाल के साथ मिलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। और ये पार्टी लॉन्च भी ये लोग व्लादिमीर लेनिन के बर्थडे पे करते हैं और इसके बाद ये लोग वेपन्स का यूज करते हैं और पुलिस और जमींदारों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये नक्सलाइट मूवमेंट शुरू तो सिर्फ जमींदारों से इनका हक वापस लेने के लिए हुआ था। ये लोग वायलेंस के दम पे जमींदारों से अपनी जमीनें वापस छीना करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिवोल्ट में बदल गई। ये मूवमेंट शुरू तो वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे से गांव से हुई थी, लेकिन फैलते फैलते मूवमेंट आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई थी और वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो घने जंगल वाले एरिया थे वहीं पे ज्यादातर नक्सलवादी गतिविधियां देखी जाने को मिलती थी। और इसी वजह से ही हमारे देश के आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को इन लोगों से लड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि नक्सलवादी घने जंगलों में छुपे रहा करते थे और अचानक से ही सामने आकर पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स पे अटैक करके उन्हें मार दिया करते थे।
खासकर कि जो अप्रैल से लेके जून तक का पतझड़ का मौसम होता है, ये लोग उस टाइम पे पुलिस पे ज्यादा अटैक करा करते थे। ये लोग झड़ी हुई पत्तियों के नीचे छुप जाया करते थे और जब पुलिस या फिर आर्मी ऑफिसर्स की टीम वहां से जारी होती थी तो ये लोग अचानक से ही बाहर आकर उन लोगों पे अटैक कर देते थे। इस अटैकिंग टेक्निक को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहा जाता है और ये लोग हमारे ऑफिसर्स को मारने के बाद उनके वेपन्स भी स्टील कर लेते थे ताकि आने वाले टाइम पे जो वो लोग अटैक करें उसमें ये चीजें उनके काम आ सके। देश में नक्सलवाद काफी तेजी से फैल रहा था, इसलिए साल 1971 में उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन स्टीपल चेज। इस ऑपरेशन में आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को कंबाइन करके नक्सलवादियों पे काउंटर अटैक्स करवाए जाते हैं और ये काउंटर अटैक्स इतना ज्यादा अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके करवाए जाते हैं कि उस समय 100 नक्सलवादी मारे गए थे और 20,000 से ज्यादा नक्सलवादियों को जेल में डाल दिया गया था। और इसी ऑपरेशन की वजह से साल 1972 तक जितने भी इस नक्सलाइट मूवमेंट के मेन बड़े लीडर्स थे उन सबको जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल को। और 28 जुलाई 1972 को ही नक्सलाइट मूवमेंट के मेन लीडर चारू मजूमदार की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है। डेथ का रीजन हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन जितने भी वहां के नक्सलाइट्स थे उनका पुलिस पे ये आरोप था कि चारू मजूमदार का पुलिस कस्टडी में मर्डर करवाया गया। अब चारू मजूमदार के मरने के बाद ये नक्सलिज्म की आग पूरी कंट्री में फैल रही थी, ये ठंडी पड़ जाती है। साल 1973 तक नक्सलाइट मूवमेंट के जितने भी बड़े लीडर्स थे या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है और इसी वजह से ये मूवमेंट पूरी तरीके से क्रैश कर जाती है। अब इस मूवमेंट के क्रैश होने के बाद कुछ टाइम के लिए नक्सलवादी शांत तो जरूर बैठे थे, लेकिन इन लोगों के मन में गवर्नमेंट के लिए जो नफरत थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इन लोगों के जो इश्यूज थे जिनकी वजह से लोग नक्सलवादी बने थे, गवर्नमेंट ने इन इश्यूज को सॉल्व नहीं किया था, बस इनको मार पीट कर चुप बिठा दिया गया था। इन नक्सलवादियों के 3 मेजर इश्यूज थे जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। पहला तो था लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स से। मान लीजिए जंगल की किसी जमीन पे ये आदिवासी बहुत सालों से रह रहे हैं और अब गवर्नमेंट उस जमीन को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लीज पे दे दे, तो इसी वजह से इन आदिवासियों को अपनी जमीनें छोड़ के जाना पड़ता था और अगर छोड़ते नहीं थे तो इन्हें मार पीट के भगा दिया जाता था। दूसरा इश्यू है लेस डेवलपमेंट। ये नक्सलिज्म सिर्फ देखा ही उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है जहां पे डेवलपमेंट ना हुआ हो। जितने भी नक्सलवादी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे ना कोई इंटरनेट होता है, ना कोई एजुकेशन का सोर्स होता है और ना ही कोई रोड की सुविधा होती है। और थर्ड और मेन इशू देखिए, जितने भी आदिवासी होते हैं ये लोग सिर्फ जंगल के रिसोर्सेज पे ही डिपेंड होते हैं। खाना खाने से लेके खाना पकाने तक ये लोग पूरे के पूरे जंगल पे ही डिपेंडेंट हैं। अगर इन्हें खाना खाना होगा तो ये लोग शिकार पे जाएंगे और अगर खाना पकाना होगा तो पेड़ों की लकड़ियां काट के लेके जाएंगे और उन्हें जला के खाना बनाएंगे। इन लोगों के मकान तक पेड़ की पत्तियों से बने रहते हैं, तो कुल मिलाकर ये लोग जी ही पूरे के पूरे जंगल के रिसोर्सेज के बेसिस पे रहे। लेकिन फिर साल 1980 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस एक्ट के तहत जंगल सरकार की टेरिटरी है और अब जंगल से कोई भी इंसान पेड़ की टहनी तो दूर की बात, अपने यूज के लिए पेड़ की पत्ती तक तोड़ के लेके नहीं जा सकता था। और इसी के बाद ही साल 1980 में नक्सलिज्म के सेकंड फेज की शुरुआत होती है और आंध्र प्रदेश का एक कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है कोंडपल्ली सीतारामैया। वो एक रेबिलियन ग्रुप की शुरुआत करता है जिसका नाम होता है PWG, पीपल्स वॉर ग्रुप। अब इस वाले फेज में नक्सलवादी पिछली बार से भी ज्यादा वायलेंस करते हैं। इस फेज में नक्सलिज्म 3 स्टेट्स में फैलता है जो कि थी ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब ये नक्सलाइट जिन जिन एरियाज में एक्टिव हो रहे थे वहां पे लोग प्रॉपर जनता की अदालत लगाने लग गए थे। ये लोग वहां पे गांव वालों के सामने या तो जमींदारों को मार दिया करते थे या उनसे गांव वालों को माफी मंगवाया करते थे। यहां तक कि इन्होंने वहां के लोगों से टैक्स भी लेना शुरू कर दिया था और बाकी अटैक्स तो हमारे फोर्सेस पे रेगुलर करवाते ही रहते थे। ऐसे ही एक अटैक उन्होंने साल 1985 में पुलिस पे करवाया था जिसमें एक सब इंस्पेक्टर की डेथ हो गई थी। ये अटैक तेलंगाना सिटी में हुआ था और इसके बाद IPS KS व्यास ने इन नक्सलवादियों से लड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट बनाई और इस यूनिट ने इन नक्सलवादियों पे काउंटर अटैक्स करे जिससे कई नक्सलवादियों की जान गई और उस टाइम पे 9000 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया था। और साल 1990 आते आते ये वाली वेव भी ठंडी पड़ गई और इन नक्सलिज्म एक बार फिर कुछ सालों के लिए शांत हुआ। लेकिन फिर कुछ साल बाद साल 2004 में ये नक्सली वापस आते हैं और इस बार ये आज तक का सबसे ज्यादा डरावना फेज लेके आते हैं, फेज 3। ये फेज 2004 से लेकर 2015 तक चला, लेकिन इस फेज में जो अटैक्स और किलिंग्स हुई उन्होंने जम्मू कश्मीर तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इसका रीजन ये था कि देश भर में जितने भी नक्सलिस्ट ग्रुप थे उन सब ने मर्ज होकर एक सिंगल पार्टी बना ली थी
और इसमें मेन दो पार्टीज भी शामिल हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। इन सब पार्टीज ने मर्ज होकर एक सिंगल पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट इंडिया माओइस्ट। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आगे माओइस्ट लग गया, सारे वायलेंस की जड़ यही है, क्योंकि ये जो माओइस्ट वर्ड है ये इन्होंने चाइनीज डिक्टेटर माओ जेडोंग से इंस्पायर्ड होकर रखा था। माओ जेडोंग एक चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर था जिसने कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म वाली थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर पूरे देश में खून खराबे के दम पे कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की थी। सरकार बनने के बाद चाइना में माओ जेडोंग ने वही कम्युनिज्म वाली थ्योरी अपनाई जो कि कार्ल मार्क्स ने बोली थी, लेकिन खून खराबे के दम पर। अमीरों से जमीनें छीनकर गरीबों में बांट दी गई, लेकिन जिन अमीरों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई उन्हें सरेआम गोलियों से मार दिया जाता था। कहा जाता है कि इस टाइम लाखों लोग चाइना में मारे गए। कोई भी देश का सिटीजन अगर माओ जेडोंग को जरा सा भी क्रिटिसाइज कर देता था तो माओ जेडोंग उसे मरवा देता था। कहा जाता है कि चाइना में माओ जेडोंग की पॉलिसीज की वजह से टोटल 8 करोड़ लोगों की मौत हुई है। ये नंबर कितना ज्यादा बड़ा है ये आप इस चीज से समझिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें भी टोटल 2 लाख लोगों की मौत हुई थी, और यहाँ माओ जेडोंग के टाइम 10-10 लाख लोगों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये माओ जेडोंग इतना ज्यादा क्रूर था कि इसने चिड़ियाओं तक को नहीं छोड़ा। एक स्पैरो नाम की चिड़िया होती है जो कि साल भर में 3 किलो अनाज खा जाती है। इसीलिए ही माओ जेडोंग भाई साहब ने अपनी गणित लगाई और अपने देश के लोगों से कहा कि एक साल में एक स्पैरो 3 किलो अनाज खा जाती है, तो तुम्हारा हजारों किलो अनाज तो स्पैरोज ही खा गई। एक काम करो, स्पैरोज को मारना शुरू कर दो। जो जितनी ज्यादा स्पैरोज मारेगा उसे उतना ही बढ़िया इनाम मिलेगा। और इसके बाद सभी चाइनीज हाथ में गुलेल ले लेकर स्पैरोज को मारने लग गए। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये सब खेल हो गया था। 5-5 साल के बच्चे हाथों में गुलेल ले लेके स्पैरोज को मार रहे थे। और इस टाइम पे इन चाइनीज ने टोटल 150 करोड़ स्पैरोज का मर्डर कर दिया था। मतलब इस आदमी ने सिर्फ अनाज बचाने के चक्कर में अपने देश की जनता से इतना बड़ा पाप करवाया। लेकिन इन लोगों को इनके पापों की सजा बहुत जल्दी मिल गई, क्योंकि जो स्पैरोज थी ये खाली अनाज ही नहीं खाती थी, ये स्पैरोज टिड्डियां, कीड़े, मच्छर और भी कई सारी चीजें खाती थी। अब जब 150 करोड़ स्पैरोज मारी गई तो फूड चेन डिसबैलेंस हो गई और अरबों की संख्या में देश में टिड्डियां और मच्छर बढ़ गए। अब जो एक स्पैरो सिर्फ 3 किलो अनाज पूरे साल भर में खा रही थी, इन टिड्डियों ने पूरी चाइना की फसल ही बर्बाद कर दी है। जितनी भी टिड्डियां थी ये पूरे चाइना की फसलें खा गई। भूखे मरे हैं लोग उस साल। कहा जाता है कि 3 से 4 करोड़ लोगों की मौत चाइना में सिर्फ भूखमरी से ही हो गई थी, यही टिड्डियों के उनकी फसल खाने की वजह से। ये माओ जेडोंग और चाइनीज रिवॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं सब इसी वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। माओ जेडोंग पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो पे काम कर रहा हूँ, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अभी मैंने आप लोगों को माओ जेडोंग के बारे में जो भी बताया वो आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए बताया कि माओ जेडोंग किस लेवल का क्रूर शासक था। और जो इंडिया के नक्सलवादी लोग थे इन्होंने इसी माओ जेडोंग से इंस्पायर होकर ये पार्टी बनाई थी। अब ये वाला फेज शुरू तो 2004 में हुआ था, लेकिन 2005 आते आते ही इन लोगों ने कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे उन अटैक्स को भी पीछे छोड़ दिया था। और इस फेज में सबसे ज्यादा वायलेंस छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ था। ये लोग हमारी फोर्सेस पे अटैक करके तो उनको मारते ही थे, लेकिन साथ ही में उनकी जो डेड बॉडीज होती थी उनके नीचे लोग प्रेशर बम रख देते थे ताकि जो इंसान उनकी डेड बॉडीज उठाए वो भी बम से फट के मारा जाए। अगर हम लोग साल 2004 से लेकर 2014 तक जो एस्टिमेटेड डेथ्स हुई थी उनका डेटा निकालें, यहाँ हमने 10 साल का डेटा ले लिया, तो साल 2004 में 566 लोगों की डेथ इन नक्सलवादी अटैक्स की वजह से हुई थी। और यही नंबर बढ़ के साल 2005 में 677 तक चला गया था। और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा भी है जब साल 2010 में ये नंबर 1005 तक पहुंच गया था। टोटल इन 10 साल में 6,984 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से 5,046 लोग सिविलियंस थे और 1,938 आर्मी ऑफिसर्स थे। अब एक छोटा सा डेटा और ले लेते हैं जिसमें हम जम्मू कश्मीर में हुए हमलों को नक्सलवादी हमलों से कंपेयर करेंगे। ये डेटा हमने 2009 से 2019 के बीच का लिया, यानी 10 साल का ये डेटा भी हमने लिया है। तो इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में टोटल हमले हुए थे 1850। वहीं अगर हम नक्सलिज्म के हमले की बात करें तो 2045 हमले इन 10 सालों के बीच नक्सलिस्ट ने करवाए हैं। अगर हम डेथ के आंकड़ों की बात करें तो इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में 1059 लोगों की डेथ हुई है। वहीं नक्सलवादी हमलों में इससे 3 गुना ज्यादा यानी 3533 लोगों की डेथ हुई है। तो इन डेटा से आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इस देश की कितनी बड़ी समस्या रही है। और आप लोग ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहीं भी सुनोगे तो कंफ्यूज मत होना, नक्सलिज्म को ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। लेकिन जो मैंने आपको इससे पहले वाला डेटा दिखाया था उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि साल 2010 के बाद एकदम से ही डेथ का आंकड़ा बहुत तेजी से गिरा था। 2010 में 1005 लोगों की डेथ हुई थी, तो 2011 में ये गिरकर 611 पे पहुंच गया था और उसके बाद हर साल ये नंबर गिरता ही गया।
लास्ट ईयर का जो डेटा निकल के आया है वो 2022 का निकल के आया है, जिसमें सिर्फ 68 लोगों की मौत इन नक्सल अटैक्स की वजह से हुई थी। और इसका रीजन ये था कि इसके बाद गवर्नमेंट ने इस इशू को थोड़ा ढंग से डील करा था। इस बार गवर्नमेंट ने इन लोगों पे काउंटर अटैक करने से ज्यादा ध्यान इन लोगों के डेवलपमेंट में दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 532 पैरामिलिट्री ग्रुप्स को देश के अलग अलग नक्सली प्रभावित क्षेत्र में डिप्लॉय किया, जिससे वायलेंस काफी ज्यादा कम हो गई थी। और गवर्नमेंट ने इन सारे के सारे नक्सली प्रभावित एरियाज में काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो गई। आप में से काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डेवलपमेंट से नक्सलिज्म खत्म होने का क्या मतलब है, मतलब दोनों का रिलेशन क्या है। देखिए, सीधा सीधा रिलेशन है। नक्सलिज्म सिर्फ उन्हीं एरियाज में पनपता है जहां पे डेवलपमेंट ना हुआ हो। अब आप छत्तीसगढ़ स्टेट को ही ले लीजिए, वहां का 59,772 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये जंगल का एरिया कितना ज्यादा बड़ा है ये आप इस चीज से समझिए कि दिल्ली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सिटी है, वो पूरी की पूरी सिटी सिर्फ 1483 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ के जंगल कितने ज्यादा गुना बड़े हैं दिल्ली से। अब कोई इतना बड़ा और घना जंगल है जहां पे ना ही कोई डेवलपमेंट है, ना ही जहां पुलिस स्टेशन, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे नक्सलवादी छुप भी बहुत अच्छे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्राइम्स भी कर सकते हैं। इसीलिए ही नक्सलवाद ज्यादातर लेस डेवलप्ड जंगलों में ही देखा जाता है। और ये जो नक्सलवादी लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी ताकत है विलेजर्स का इनको भारी मात्रा में सपोर्ट। जब भी पुलिस इन नक्सलवादियों पे काउंटर अटैक्स करने जाती थी, तब ये विलेजर्स सामने आके खड़े हो जाते थे, क्योंकि डेवलपमेंट इन एरियाज में हुआ नहीं था। तो ये गांव के लोग भी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा चिढ़ा करते थे और हर गांव के घर से एक न एक इंसान इन नक्सलिस्ट को जरूर ज्वाइन करता था। लेकिन जब वहां पे डेवलपमेंट हुआ, गांव के लोगों को एजुकेशन और जॉब्स मिलनी शुरू हुई, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली ही नक्सलियों का साथ छोड़ दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये प्रॉब्लम अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। अभी रिसेंटली ही 13 दिसंबर 2023 को एक और नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसमें एक CAF जवान की मौत हो गई थी। और इससे ही पहले 27 अप्रैल 2023 को इन नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ में एक ब्लास्ट करा था, जिसमें 10 DRG जवान की डेथ हुई थी। लेकिन फिर भी ये नंबर पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। पहले के टाइम जब एक साल में ही नक्सलवादियों के 200 से 300 हमले हुआ करते थे, वही हमले आज के टाइम 2 से 3 हमलों तक सीमित रह चुके हैं, क्योंकि सब जगहों पे अब डेवलपमेंट हो चुका है। तो जो बचे हुए नक्सलवादी हैं, ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को इन नक्सलवादियों को ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि नक्सलवादी कुछ साल के लिए चुप बैठ गए हों। साल 1973 में भी ये लोग चुप बैठ गए थे। उसके बाद फिर साल 1990 में डबल वायलेंट रूप लेकर वापस आए। फिर 1990 में फिर इनकी मूवमेंट क्रैश हुई, फिर ये लोग कुछ टाइम के लिए चुप बैठे थे। लेकिन फिर साल 2004 में लोग फिर वापस आए और सबसे भयानक फेज इस बार लेके आए थे, और अब ये लोग फिर से चुप बैठे हैं। तो कुछ % चांसेस ये भी हैं कि अगर आज भी इन लोगों पे ढंग से ध्यान नहीं दिया गया, तो हो सकता है लोग फिर से दोबारा वापस लौट के आए। और मोरल ऑफ द स्टोरी यही कहता है कि वायलेंस किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर इन नक्सलवादियों को गवर्नमेंट की खराब पॉलिसी से कुछ प्रॉब्लम थी, तो इन्हें अपनी बात को गवर्नमेंट के आगे शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए था। अब अगर गवर्नमेंट ने कोई खराब पॉलिसी बनाई थी, तो उसमें गवर्नमेंट की गलती थी, ना कि उन हजारों मासूम जवानों की जिन्हें इन नक्सलियों ने काफी बेरहमी से मार दिया। अगर आप अपनी बात रखने के लिए वायलेंस का यूज करोगे, तो एट द एंड वो चीज आप पे ही भारी पड़ेगी।